नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको वैगनर के महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत के बारे में बतलाने जा रही हूँ। इसको देखने से पहले हमें सिद्धांत के उद्देश्य के बारे में मालूम होना चाहिए। तो प्रोफेसर एल्फ्रेड वैगनर जर्मनी के एक प्रसिद्ध जलवायुवेत्ता तथा भूशास्त्रवेत्ता थे। वैगनर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1912 में किया, परंतु इसका विवेचन 1915 तथा 1920 में हुआ। महासागरों की तली तथा महाद्वीपों की स्थिरता की संकल्पना को गलत प्रमाणित करने के लिए वैगनर ने अपनी प्रतिस्थापन परिकल्पना का प्रतिपादन किया। वैगनर के सामने मूलभूत समस्या थी उनका जलवायु संबंधी परिवर्तन। तो भूमंडल पर अनेक क्षेत्रों में ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनके आधार पर समय के अनुसार अनेक परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों को दो रूपों में स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1 है, यदि स्थल भाग एक जगह पर स्थिर रहे हों तो जलवायु कटिबंधों का क्रमशः स्थानांतरण हुआ होगा। और नंबर 2, यदि जलवायु कटिबंध स्थिर रहे हैं तो स्थल भागों का स्थानांतरण हुआ होगा। यहाँ हम देख रहे हैं सिद्धांत का प्रधान रूप क्या है। वैगनर ने पूर्व जलवायु शास्त्र, पूर्व वनस्पति शास्त्र, भूशास्त्र, भूगर्भ शास्त्र के प्रमाणों के आधार पर यह मान लिया कि कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थल भाग एक स्थल भाग के रूप में संलग्न थे, यानी सारे स्थलीय भाग आपस में जुड़े हुए थे और इस स्थल पिंड का नामकरण पेंजिया किया गया। इस पर छोटे छोटे आंतरिक सागरों का विस्तार था। पेंजिया के चारों ओर एक विशाल जल भाग था जिसका नामकरण वैगनर ने पेंथालासा किया। तो पेंजिया के चारों तरफ जो जलीय भाग मौजूद था उसको पेंथालासा कहा गया। तो पेंजिया और पेंथालासा क्या है, इसके बारे में कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। पेंजिया का उत्तरी भाग लॉरेशिया तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड को प्रदर्शित करता था। पेंजिया में 3 परतें थी, ऊपरी परत सियाल, मध्यवर्ती भाग सीमा तथा केंद्र भाग नीफे का बना माना गया है। सियाल बिना किसी रुकावट के सीमा पर तैर रहा था। कार्बोनिफेरस युग में दक्षिणी ध्रुव अफ्रीका में वर्तमान डरबन के पास में था। वैगनर के सिद्धांत का इस प्रकार क्रियान्वयन कार्बोनिफेरस युग से प्रारंभ होता है। आगे चलकर पेंजिया का विभजन प्रारंभ हो गया तथा स्थल भाग एक दूसरे से अलग हो गए। परिणाम स्वरूप महासागरों तथा महाद्वीपों का वर्तमान रूप प्राप्त हुआ। तो इसमें यह बताया गया है कि बेसिकली यहाँ जो विभजन प्रारंभ हुआ वो कार्बोनिफेरस युग से प्रारंभ हुआ। अब हम देख रहे हैं सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण। तो नंबर 1 है, वैगनर के अनुसार आंध्र महासागर के दोनों तटों पर भौगोलिक एकरूपता पाई जाती है। दोनों तट एक दूसरे से मिलाए जा सकते हैं। जिस तरह किसी वस्तु के 2 टुकड़े करके पुनः उनको मिलाया जा सकता है, उसी प्रकार उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट को यूरोप के पश्चिमी तट से तथा दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट को अफ्रीका के पश्चिमी तट से मिलाया जा सकता है। नंबर 2 है, भूगर्भिक प्रमाणों के आधार पर आंध्र महासागर के दोनों तटों के कैलिडोनियन तथा हर्सिनियन पर्वत क्रमों में समानता पाई जाती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका को आपस में किस तरह से मिला हुआ दिखाया गया है। तो इस तरह से ये प्रारंभ में कार्बोनिफेरस युग से पूर्व सारे स्थलीय भाग जो है वो जुड़े हुए थे। नंबर 3 है, यदि दोनों तटों की भूवैज्ञानिक संरचना का विचार किया जाए तो पुण्य साम्य दिखता है। नंबर 4 है, आंध्र महासागर के दोनों तटों पर चट्टानों में पाए जाने वाले जीवावशेषों तथा वनस्पति के अवशेषों में पर्याप्त समानता पाई जाती है। नंबर 5 है, भूगणितीय प्रमाणों के आधार पर यह बताया गया है कि ग्रीनलैंड निरंतर 20 मीटर प्रति वर्ष की गति से पश्चिम की ओर सरक रहा है और 1930 के बाद उसके पश्चिम की ओर खिसकने के कोई प्रमाण नहीं है। नंबर 6 है, स्कैंडिनेविया के उत्तरी भाग में पाए जाने वाले लेमिंग नामक छोटे छोटे जंतु अधिक संख्या में हो जाने पर पश्चिम की ओर भागते हैं। तो पहले इनकी आदत थी कि जब पश्चिम की तरफ स्थलीय भाग था तो ये अधिक संख्या में हो जाने पर स्थलीय भाग की ओर भागते थे।
परंतु आगे स्थल न मिलने के कारण सागर में जलमग्न हो जाते हैं। तो वर्तमान में क्या हो गया, बीच में जलीय भाग मौजूद हो जाने के कारण ये भूल जाते हैं कि हमारी जो हैबिट थी वो अपनी पूर्व की हैबिट के अकॉर्डिंग ही पश्चिम दिशा की ओर भागते हैं और भागने के कारण ये जल में गिर जाते हैं और जलमग्न हो जाते हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि अतीत काल में जब स्थल भाग आपस में मिले हुए थे तो ये जंतु पश्चिम की ओर जाया करते थे। नंबर 7 है ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति का भारत, दक्षिणी अफ्रीका, फॉकलैंड, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका में पाया जाना यह प्रमाणित करता है कि कभी ये स्थल भाग आपस में मिले हुए थे। नंबर 8 है कार्बोनिफेरस युग में हिमानीकरण के प्रभाव का ब्राज़ील, फॉकलैंड, दक्षिणी अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला जाना तभी संभव हो सकता है जबकि स्थलीय भाग कभी एक रहे हों तथा दक्षिणी ध्रुव डरबन के पास रहा हो। यहाँ हम देख रहे हैं प्रवाह संबंधी बल। तो प्रवाह की इतने बड़े मेजर लेवल पर प्रवाह होने के लिए कुछ बलों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ हम देखेंगे कौन कौन से बल होते हैं और किस तरह से प्रवाह होता है। तो वैगनर के अनुसार जब पेंजिया में विभाजन हुआ तो उसमें 2 दिशा में प्रवाह हुए। नंबर 1 उत्तर की ओर या भूमध्य रेखा की ओर और नंबर 2 पश्चिम की ओर। ये प्रवाह 2 प्रकार के बलों द्वारा संभव हुए। नंबर 1 है भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह गुरुत्वीय बल तथा प्लवनशीलता के कारण हुआ और नंबर 2 महाद्वीपों का पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह सूर्य तथा चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण हुआ माना गया है। अब हम यहाँ देख रहे हैं महाद्वीपों का वास्तविक प्रवाह किस किस प्रकार से हुआ। तो पेंजिया का विभंजन कार्बोनिफेरस युग से प्रारंभ होता है। गुरुत्व तथा प्लवनशीलता के बल के कारण पेंजिया का 2 भागों में विभंजन हो गया। उत्तरी भाग लोरेशिया तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया और बीच का भाग टैथीज सागर के रूप में बदल गया। इसे टैथीज का खुलना भी कहा जाता है। जुरासिक युग में गोंडवाना लैंड में विभंजन हो गया तथा ज्वारीय बल के कारण प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका और गोंडवाना लैंड से अलग होकर के प्रवाहित हो गए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि गोंडवाना लैंड में जो विभंजन हुआ वो जुरासिक युग में हुआ। इसी समय उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका ज्वारीय बल के कारण पश्चिम की ओर प्रवाहित हो गए। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर प्रवाहित होने के कारण हिंद महासागर का निर्माण हुआ। स्थल भाग समान गति से प्रवाहित नहीं हो पा रहे थे। आंध्र महासागर का एस अक्षर का रूप उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम दिशा में विभिन्न दर से प्रवाह के कारण ही संभव हुआ। तो ये जो हम देखते हैं कि आंध्र महासागर एस अक्षर के रूप में पाया जाता है तो ये भी पश्चिम की ओर विभिन्न दर से प्रवाह के कारण ही संभव हुआ है। दोनों अमेरिका के पश्चिम की ओर प्रवाहित होने के कारण ही मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण हुआ है। तो मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण भी पश्चिम दिशा की ओर दोनों अमेरिका के उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के प्रवाह के कारण हुआ है। आर्कटिक सागर तथा उत्तरी ध्रुव सागर का निर्माण महाद्वीपों के उत्तरी ध्रुव से हटने के कारण हुआ है। पैंथालासा पर कई दिशाओं से महाद्वीपों के अतिक्रमण के कारण उनका आकार संकुचित हो गया तथा उसका अवशिष्ट भाग प्रशांत महासागर बना। स्थल तथा जल का वर्तमान रूप प्लायोसीन युग तक पूर्ण हो गया। यानी प्लायोसीन युग तक जो वर्तमान में हम स्थलीय या जलीय स्थिति देख रहे हैं वो प्लायोसीन युग तक पूर्ण हो चुकी थी। एंडीज पर्वतों का निर्माण हुआ। इसी तरह यूरेशिया, अफ्रीका तथा प्रायद्वीपीय भारत के भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होने तथा एक दूसरे की ओर सरकने के कारण टैथीज भूसन्नति मोड़ में बदल गई, जिस कारण टर्शरी युग की अल्पाइन पर्वत श्रेणियों की रचना हुई। यहाँ हम इस स्लाइड में देख रहे हैं कि किस तरह से पेंजिया में विभंजन हुआ और वर्तमान स्थिति तक कैसे पहुँचा। तो पहली स्थिति बताई गई है 225 मिलियन वर्ष पूर्व की स्थिति। दूसरी स्थिति बताई गई है 150 मिलियन वर्ष पूर्व की स्थिति। तीसरी स्थिति में बताया गया है 100 मिलियन वर्ष पूर्व की स्थिति और चौथी स्थिति में वर्तमान स्थिति को बताया गया है। यहाँ हम देख रहे हैं समुद्र द्वीपीय चाप की उत्पत्ति किस तरह से हुई। समुद्र द्वीपीय चाप तथा तोरण की उत्पत्ति का कारण महाद्वीपों की प्रवाह गति में स्थिरता
का होना बताया गया है जब एशिया का स्थलीय भाग पश्चिम की ओर प्रवाहित हुआ। दूसरा है पर्वतों का निर्माण। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के सहारे वैगनर ने वलित पर्वतों की उत्पत्ति की समस्या को सुलझाने का भी प्रयास किया है। जब उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हो रहे थे तो सीमा द्वारा रुकावट के कारण इन महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे वलित हो गए, जिस कारण रॉकीज तथा वलित हो रहा था। उस समय उसका कुछ भाग महाद्वीपीय प्रवाह का साथ नहीं दे पाया तथा पीछे छूट गया। सखालिन, क्यूराइल, जापान, फिलीपाइन आदि द्वीपों का निर्माण हुआ। इसी तरह दोनों अमेरिका के पश्चिम की ओर प्रवाहित होते समय कुछ भाग पीछे छूट गया और पश्चिमी द्वीप समूह का निर्माण हो गया। यहाँ हम देख रहे हैं कार्बोनिफेरस हिमानीकरण। कार्बोनिफेरस युग में दक्षिणी गोलार्ध में हिमावरण का व्यापक विस्तार हुआ, जिस कारण दक्षिणी गोलार्ध के ब्राज़ील, फॉकलैंड, दक्षिणी अफ्रीका के कारू प्रदेश, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका में हिम प्रसार हो गया। कार्बोनिफेरस युग में सभी स्थलपिंड एक स्थल भाग के रूप में जुड़े हुए थे। दक्षिणी ध्रुव वर्तमान डरबन के पास था। इस तरह दक्षिणी ध्रुव पेंजिया के मध्य में था। जब हिम चादर का फैलाव हुआ होगा तो दक्षिणी ध्रुव के उक्त स्थानों पर हिमावरण छा गया होगा। बाद में महाद्वीपीय प्रवाह के कारण स्थल भाग अलग हो गए होंगे। इस तरह ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति का वितरण भी उक्त क्षेत्रों में हुआ माना गया है। अब हम यहाँ देख रहे हैं सिद्धांत का मूल्यांकन। वैगनर के सिद्धांत में निम्न दोष पाए गए हैं। नंबर 1 है वैगनर द्वारा प्रयुक्त बल महाद्वीपों के प्रवाह के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। चंद्रमा तथा सूर्य के ज्वारीय बल से महाद्वीप पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह तभी हो सकता है जब वह वर्तमान ज्वारीय बल से 90 बिलियन गुना अधिक हो। यदि इतना बल महाद्वीपों के प्रवाह के समय रहा होगा तो पृथ्वी का परिभ्रमण एक ही वर्ष में बंद हो गया होगा। इस तरह गुरुत्व बल के कारण महाद्वीपों में प्रवाह नहीं हो सकता, बल्कि इसके प्रभाव से स्थलभाग आपस में मिल गए होते। दूसरा है वैगनर ने कई परस्पर विरोधी बातें बताई हैं। प्रारंभ में बताया कि सियाल सीमा पर बिना रुकावट के तैर रहा था। बाद में बताया कि सीमा से सियाल पर रुकावट आई। इसे मान भी ले तो यदि सियाल से सीमा कठोर है तो सियाल उस पर कैसे तैर सकता है। नंबर 3 है आंध्र महासागर के दोनों तट पूर्णतया नहीं मिलाए जा सकते हैं। इसी के साथ यह विषय यहीं पर समाप्त होता है। अंत में आप सभी का धन्यवाद।